Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Badr Iqbal from Physics Department, DPS and College Okada. We are discussing here 10th class physics lectures. Today we will discuss lecture number 4, motion of simple pendulum. तो अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के पेपर्स के अंदर अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आता है, और मैथमेटिक्स की लैंग्वेज के अंदर अगर आप बात करें तो ये 10⁻⁴ टाइम्स इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसको प्लीज़ आप केयरफुली सुनिएगा और समझिएगा, उसके बाद अच्छे तरीके से इसको याद कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं जी अपना लेक्चर, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ सिंपल पेंडुलम? तो सिंपल पेंडुलम जो है, ये आपके सामने आपको एक सिंपल पेंडुलम नज़र आ रहा है। सिंपल पेंडुलम जो है वो क्या होता है? वो ये होता है कि सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बट हैवी बॉब ऑफ मास m दैट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग वो होती है जिसको आप एक्सटेंड ना कर सकें, मतलब उसके अंदर इलास्टिसिटी ना हो। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज अटैच्ड विद अ फ्रिक्शनलेस सपोर्ट। आई रिपीट, a simple pendulum consists of a small but heavy bob of mass m that is suspended from a light inextensible string. The other end of the string is attached with a frictionless support. So first of all, we will consider the this figure of the simple pendulum. हमने करना क्या है? करना हमने ये है कि ये जो सिंपल पेंडुलम की जो वाइब्रेटरी मोशन है, इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करना है। रूल सबके लिए सेम है कि अगर कोई भी वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की बेसिक कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो उस वाइब्रेटरी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन या SHM कंसीडर कर लेते हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम उसको वाइब्रेटरी मोशन तो कहेंगे, लेकिन उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन या SHM का नाम उसको नहीं दे सकते। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। लेट्स सी एट द फिगर। यहाँ पे इस पोजीशन पे जो आपकी बॉब है वो अपनी इनिशियल स्टेट पे पड़ी हुई है, और इसको अभी हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं की। अब जबकि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ही अप्लाई नहीं हो रही तो ये रेस्ट पोजीशन में है। इस पोजीशन को आप इसकी मीन पोजीशन या इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो भी कह सकते हैं। तो इस टाइम ये बॉब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है। इस टाइम इसके ऊपर दो तरह की फोर्सेस एक्ट हो रही हैं। कौन कौन सी फोर्सेस? नंबर 1, टेंशन इन द स्ट्रिंग, और नंबर 2, वेट ऑफ द बॉब। तो वेट ऑफ द बॉब जो है दैट इज़ इक्वल टू, वेट भी एक फोर्स का नाम है और इसको मैंने F के इक्वल लिखा हुआ है, और वेट जो है वो यहाँ पे आपको पता है कि mg के इक्वल होता है। तो ये वेट किसी भी लम्हे, हर बॉडी का, अर्थ पे पाई जाने वाली किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, और आपके सामने ये वेट इस बॉब का वर्टिकली डाउनवर्ड है, जबकि टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो वर्टिकली अपवर्ड है। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हैं, ये टेंशन की फोर्स और ये वेट की फोर्स, लेकिन ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हैं। और आपको पता है कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऑलवेज कैंसल आउट ईच अदर। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी, लिहाजा रिजल्टेंट फोर्स इस बॉब पे इस लम्हे जब ये अपनी मीन पोजीशन पे होगी तो क्या होगी? रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी। लिहाजा ये बॉब किसी डायरेक्शन के अंदर मूव भी नहीं करेगी, इसके अंदर किसी किस्म की मोशन भी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं जी, अब हम इसको थोड़ा सा इस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इस बॉब के अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करवाते हैं। हमने क्या किया? हमने एक्सटर्नल फोर्स इस बॉब के ऊपर अप्लाई की, इसको हम ड्रैग करके यहाँ से हम इसको एक्सटेंड करके यहाँ तक ले आए, इसको x डिस्प्लेसमेंट कवर करवा दिया। जब ये बॉब यहाँ पे पहुँची तो यहाँ पे फोर्सेस की जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी पहले से डिफरेंट हो गई।
अब क्या हुआ, अब जो वेट ऑफ द बॉब है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहना है हमेशा, और वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही है, ये देखें mg वेट ऑफ द बॉब। लेकिन जो टेंशन की डायरेक्शन है, टेंशन इन द स्ट्रिंग की जो डायरेक्शन है, उसने क्या किया है, वो उसकी डायरेक्शन जो है वो वर्टिकली अपवर्ड की बजाय उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी क्या हो गई है, चेंज। क्यों? क्योंकि उसने इस अपनी ओरिजिनल लाइन के साथ एक एंगल थीटा कवर किया हुआ है। ये जो स्ट्रिंग है इसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन के साथ एक एंगल थीटा कवर किया हुआ है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। अच्छा जी, ये हम इसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब हम इस वेक्टर को, ये जो वेट की फोर्स, वेट है ये एक फोर्स है, और आपको पता है कि फोर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम रिजॉल्व कर सकते हैं। 9th क्लास में आपने यूनिट नंबर 4 के अंदर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का टॉपिक पढ़ा हुआ है, और रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के अंदर आपने ये एक एग्जांपल पढ़ी हुई है कि लेट से ये एक आपके पास सामने फोर्स का वेक्टर है, और इस फोर्स के वेक्टर के 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। ये थीटा के साथ वाला जो एंगल है इसको आप एक्स कंपोनेंट कहते हैं, और दूसरा जो इसका कंपोनेंट है फोर्स का, ये एफ वाई कंपोनेंट है। अब एफ एक्स जो कंपोनेंट है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, यानी कि वेक्टर का नाम एफ है तो यहाँ पे एफ आएगा, एफ कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि एफ वाई जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एफ, तो एफ लिखें, यहाँ पे आएगा आगे साइन थीटा। अब अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला कंपोनेंट एफ वाई है, तो यहाँ ये वेक्टर जो होगा ये भी एफ वाई ही होगा और एफ साइन थीटा के इक्वल होगा। जी, आप देख सकते हैं कि ये एफ वाई ये वाला कंपोनेंट और ये एफ एक्स ये वाला कंपोनेंट जो है, एफ एक्स ये वाला कंपोनेंट, दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अगर आप इस फिगर को थोड़ा सा रोटेट करें, घुमा दें, और इस फोर्स का जो वेक्टर है, ये जो फोर्स का वेक्टर है इसका नाम mg रख दें, तो जहाँ जहाँ पे f है वहाँ पे mg नहीं आ जाएगा। तो अब अगर इसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करें, लेट्स से कि ये आपका वेक्टर है, mg इसका नाम है, तो इसमें ये थीटा एंगल बनेगा। थीटा एंगल इसलिए क्योंकि सेम लाइन के ऊपर जो जितने भी सेगमेंट्स होते हैं वहाँ पे एंगल सेम होता है, तो एंगल थीटा अगर ये है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। तो थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट है उसको आप क्या कहोगे, mg cos थीटा, और जो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट यानी कि वो उसका mg sin थीटा कहलाएगा। ये वाला जो कंपोनेंट है वो mg sin थीटा है, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो mg cos थीटा है। अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो mg cos थीटा वाला कंपोनेंट वेट का mg cos थीटा वाला कंपोनेंट और टेंशन दोनों एक ही लाइन के अंदर हैं, लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिटली डायरेक्टेड हैं। दोनों एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो mg cos थीटा और टेंशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे बचेगी वो किस वजह से बचेगी, वो mg sin थीटा, mg sin थीटा जो है ये वाला कंपोनेंट जिसकी डायरेक्शन भी किधर है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो mg sin थीटा जो कंपोनेंट है वो इस बॉब को मीन पोजीशन की तरफ लेके आएगा, क्योंकि हमारे पास हर वाइब्रेटरी मोशन के अंदर के लिए एक रीस्टोरिंग फोर्स होती है। जैसे कि आपने पढ़ा कि मैस अटैच्ड विद द स्प्रिंग जो है उसके अंदर स्प्रिंग जो है उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स फिल हो जाती है, और वो रीस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल थी, -kx के इक्वल थी। आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है। यहाँ पे हमारे पास सिंपल पेंडुलम के केस के अंदर जो फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, जो कंपोनेंट या जो आप कह लें कि एलिमेंट जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पे एक्ट करेगा, वो कौन सा है जी, mg sin थीटा। तो mg sin थीटा इस बॉब को इसकी ओरिजिनल पोजीशन यानी कि मीन पोजीशन की तरफ लेके आएगा और एक्ट करेगा एज रीस्टोरिंग फोर्स। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि Fr,
आर से मुराद रीस्टोरिंग फोर्स है, एफ आर से मुराद रीस्टोरिंग फोर्स है, और ये किसके इक्वल है जी, एम जी साइन थीटा के जी। तो एम जी साइन थीटा यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पे एक्ट करेगा और बॉब को उसकी ओरिजिनल पोजीशन यानी कि मीन पोजीशन की तरफ लेके जाएगा। अब हमने देखना ये है कि क्या ये वाली जो फोर्स है या ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम फाइनलाइज करके तो क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो बेसिक कंडीशंस हैं या बेसिक जो इसकी रिलेशंस हैं उसकी तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ईयर के अंदर एक पूरा प्रूफ मौजूद है कि ये वाली जो इक्वेशन है इससे हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये वाला रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। आपकी जो 10th की बुक है इसके अंदर इतनी लंबी चौड़ी कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई इसका कैलकुलेशन नहीं है, कोई फार्मूलेशन मज़ीद नहीं है, जिसकी वजह से आप डायरेक्ट ही इसको ये वाली इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर दें। फर्स्ट ईयर में इसका प्रूफ मौजूद है, यानी आप इस रिलेशन से इस इक्वेशन से ये वाला रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट इन द सिंपल पेंडुलम और मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। एक चीज़ तो हो गई यहाँ पे क्लियर, एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। अब सेकंड कंडीशन जो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम कुछ चीज़ों को यहाँ पे मज़ीद डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो बॉब है इस रीस्टोरिंग फोर्स के ज़ेरे असर अपनी मीन पोजीशन की तरफ आना स्टार्ट करेगी। जैसे ही ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ आना स्टार्ट करेगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे तो ज़ीरो थी, जैसे ही हमने इसको फ्री किया तो ये ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी, ज़ीरो। तो जैसे ये मूव करना स्टार्ट करेगी इसकी वेलोसिटी की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होगी, यहाँ पे आके मैक्सिमम हो जाएगी। और जब ये अपनी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ पहुँचेगी तो ये अपने इनर्शिया की वजह से यहाँ पे स्टॉप नहीं कर पाएगी, बल्कि अगली सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। आपने कभी क्रिकेट मैच देखा हो, उसके अंदर बाउंड्री के पास खड़ा जो फील्डर होता है उसकी तरफ या उससे थोड़ा सा दूर 4 रन्स के लिए अगर बॉल आए, वो फील्डर उस बॉल की तरफ दौड़ता है, लेकिन अगर 4 रन्स हो जाएं तो क्या वो अपनी दौड़ को ख़त्म कर देता है उसी वक्त? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मैक्सिमम स्पीड अचीव की होती है और मैक्सिमम स्पीड की वजह से उसका इनर्शिया जो है वो भी इंक्रीज़ हुआ होता है। तो वो अपने इनर्शिया की वजह से जाके वो बाउंड्री लाइन के साथ जाके लगता है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे अचानक स्टॉप नहीं कर सकता। हालांकि उसको नज़र आ रहा है कि बॉल जो है वो तो 4 रन्स कर चुकी है, लेकिन वो अचानक से स्टॉप नहीं करता। इसी तरह से जब ये बॉब मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ यहाँ पे पहुँचेगी तो ये यहाँ पे इसको वैसे रुक जाना चाहिए क्योंकि इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये है, लेकिन ये अपनी इस ओरिजिनल पोजीशन पे स्टॉप नहीं करेगी ये बॉब, बल्कि क्या करेगी, बल्कि ये अपनी इस एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँच जाएगी। यहाँ पे दोबारा से इसके अंदर फिर रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो स्टोर हो चुकी है और ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये इसको वापस इसकी मीन पोजीशन की तरफ ले आएगी। फिर वही होगा, मीन पोजीशन पे पहुंच के वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुकी है, मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ ये यहाँ पे अपने इनर्शिया की वजह से स्टॉप नहीं करेगी, बल्कि अगली एक्सट्रीम फर्स्ट के ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो इस तरह से ये वाली जो बॉब है अपनी इस मीन पोजीशन के अबाउट क्या करेगी, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी। अब इस वाइब्रेटरी मोशन के दौरान एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन किधर होती है ये हमने देखना है कि डिफरेंट जो सिचुएशंस हैं वहाँ पे एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है क्या चेंज हो जाती है। अगर बॉडी इधर से इधर मूव कर रही है या बॉडी इधर से इधर मूव कर रही है तो क्या एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है क्या वो भी चेंज हो जाती है। अब हम इसको देखते हैं। इसके लिए आपको कुछ बेसिक बातों का पता होना चाहिए कि जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है तो पहली बात तो ये है कि जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ये चेंजिंग वेलोसिटी की जो चेंज है, ये जो वेलोसिटी की चेंज है ये इंक्रीज़ इन वेलोसिटी की फॉर्म में भी हो सकती है, डिक्रीज़ इन वेलोसिटी की फॉर्म में भी ली जा सकती है। अच्छा जी, तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जब किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है, अपवर्ड एरो का मतलब है इंक्रीज़ होना, जब किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है तो उसके अंदर
पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ये भी आप जानते हैं। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन के अंदर ही होती है। ठीक है जी। इसी तरह से सेकंड केस है कि जब किसी वेलोसिटी की वैल्यू, जब किसी बॉडी की वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज़ करती है तो उस डिक्रीजिंग वेलोसिटी की वजह से प्रोड्यूस होने वाला जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में आप जानते हैं कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के हमेशा ऑपोजिट होते हैं। ठीक है जी। अब हम इन दो बातों को लेके अगर आप इस बॉडी की मोशन को डिस्कस करते हैं तो आप ये देखेंगे वेरी इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये जो बॉब है जैसे ही इस एक्सट्रीम फर्स्ट से इस मीन पोजीशन की तरफ आती है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है। अब जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी तो ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी वाला जो एक्सेलरेशन है, यानी इधर से इधर आते हुए बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर बॉडी की वेलोसिटी इधर है तो उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इधर ही होगी, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन की वजह से जो वेलोसिटी की डायरेक्शन वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है अगर मीन पोजीशन की तरफ है तो उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उसकी मीन पोजीशन की तरफ ही है। अब हम अगली बात की तरफ चलते हैं। मीन पोजीशन से जब ये बॉडी सेकंड एक्सट्रीम पे जाती है की तरफ चलना स्टार्ट करती है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। अब इधर से इधर जो आने वाली बॉडी है वो डिक्रीजिंग वेलोसिटी वाली के साथ आ रही है। बॉडी इधर से इधर डिक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ आ रही है और डिक्रीजिंग वेलोसिटी का जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट ली जाती है। मीन दैट कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी। दोबारा से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है, फिर मीन पोजीशन की तरफ। इधर से इधर आते हुए एक्सेलरेशन किधर था, मीन पोजीशन की तरफ। अब बॉडी इधर से इधर जा रही है लेकिन उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फिर किधर है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अच्छा जी। अब अगर ये बॉडी दोबारा से फिर इधर से इधर आती है तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी वाला केस होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन के अंदर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन, यानी कि फिर किधर, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तीसरी दफ़ा फिर किधर हो गई, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब फाइनली जब बॉडी इधर से इधर आएगी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी का एक्सेलरेशन नेगेटिव है। नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स द ऑपोजिट टू द वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलरेशन फिर टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो चौथी दफ़ा फिर एक्सेलरेशन जो है वो किधर है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। आपने देखा कि बॉडी जब सिंपल पेंडुलम के अंदर जब बॉडी वाइब्रेट करती है तो हर लम्हे बॉडी का जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और यही बात तो बेसिक नीड है, बेसिक रिक्वायरमेंट है क्या होने के लिए, किसी वाइब्रेटिंग बॉडी का सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए। तो क्योंकि ये जो सिंपल पेंडुलम की मोशन है ये दोनों ही बेसिक कंडीशंस ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको सेटिस्फाई कर रही है, लिहाजा हम यहाँ पे एक तो ये नेगेटिव साइन लगाएंगे और दूसरा हम ये कंक्लूड करेंगे कि जो सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन है दैट कैन बी रिगार्डेड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम कैन बी रिगार्डेड एज SHM। इसके साथ ही हम यहाँ पे एक इसके टाइम पीरियड का फार्मूला लिखते हैं कि टाइम पीरियड जो है दैट इज़ इक्वल टू 2πL/G। फाइनल लास्ट पे आपने ये टाइम पीरियड का फार्मूला लिखना है। इसके साथ आपका ये टॉपिक एंड हो जाएगा। अब टाइम पीरियड की डिपेंडेंस किन फैक्टर्स पे होती है, किन फैक्टर्स पे नहीं होती, इसके लिए हम इंशाल्लाह ताला कुछ स्पेयर टाइम रखेंगे बाद में। तो फ़िलहाल आपने अपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और याद करना है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।